दोस्तों हम बात कर रहे हैं राहु गोचर 2025। राहु गोचर 2025 के जीवन में क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल प्रभाव लेकर आ रहा है, आप उस गोचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, राहु गोचर हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्यमय ग्रह माना गया है। राहु जो है रहस्यों का खजाना है, उसके अंदर इतने रहस्य हैं जिसको हम आपको पकड़ पाना, हम आपको जान पाना हमारे आपके लिए असंभव है। राहु का जो गोचर हो रहा है 2025 में देखा जाए तो 18 मई 2025 को शाम को 5:08 पर देवगुरु बृहस्पति की आधिपत्य वाली मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की आधिपत्य वाली कुंभ राशि में होने जा रहा है। दोस्तों जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। निर्भर करता है व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह की उस वर्तमान में दशा क्या चल रही है, उस पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह का जब गोचर होता है तो सभी व्यक्ति को जीवन में उसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब राहु का गोचर होता है तो जैसा कि हम आपको विदित है, राहु का गोचर 18 महीने के लिए, काफी लंबे समय के लिए होता है। तो जिस घर में राहु का गोचर होता है, गोचर होने से 30 दिन पहले, 1 महीने पहले से वह प्रारूप बनाना प्रारंभ कर देते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या प्रतिकूल फल, क्या अनुकूल फल देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, राहु वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राहु को एक कटान बिंदु माना जाता है जो सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं, और उसे राहु का एक कटान बिंदु मानते हैं, राहु और केतु का। लेकिन हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया हुआ था। तो समुद्र से जब अमृत निकला हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं और असुरों का 2 पंक्ति बनाई थी, जिसमें देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था और असुरों को वैसे एक जल पिलाया जा रहा था। स्वरभानु नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत का पान कर लिया था, जिससे भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जब विदित होता है तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से धड़ और सर स्वरभानु को अलग कर देते हैं। जो सर होता है वह राहु होता है, जो धड़ होता है वह केतु होता है। तो दोस्तों राहु और केतु जो होते हैं स्वरभानु के 2 पार्ट हो गए, एक राहु हो गए, एक केतु हो गए। तो जब राहु का गोचर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो उसको रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता है और राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता है। राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको 360 डिग्री पलटने में समय नहीं लगता है। कुंडली में जब राहु की दशा चलती है तो जैसा कि हम आपको विदित है, राहु को ब्याहु कहा जाता है। जब आपकी जब कुंडली की दशा, अंतरदशा हो, दशा हो, राहु आते हैं तो ब्याह के योग अच्छे खासे बन जाते हैं। ब्याह भले ही बेमेल हो, मेल के ना हो, आगे चले या ना चले, लेकिन राहु की दशा अंतरदशा में देखा जाता है व्यक्ति का विवाह सुनिश्चित हो जाता है, इसलिए राहु को ब्याहु कहा जाता है। तो दोस्तों जब राहु आपकी जन्म कुंडली में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या अनुकूल प्रभाव लेकर आएंगे, क्या प्रतिकूल प्रभाव लेकर आएंगे, कौन सा ऐसा आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ज्यादा मिले, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपका दिन, आपके जीवन में आप दिन दुना रात चौगुना उत्तर वृद्धि करें। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, कुछ ज्योतिषी राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। वैसे इनको कुछ वृश्चिक राशि में नीच का और कुछ धनु राशि में इनको नीच का मानते हैं। राहु 3रे भाव में, 6वें भाव में और 11वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा खासा आपको 3रे हाउस में, 6वें हाउस में और 11वें हाउस में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो जो इनका गोचर होने जा रहा है इस समय, देवगुरु शनि की आधिपत्य वाली राशि कुंभ राशि में इनका गोचर हो जा रहा है 18 मई 2025 को शाम 5:08 पर। यह गोचर आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पे, आपके जीवन में, आपके परिवार पे, आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव देने वाली है, हम उस पर बात करेंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि राहु मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि और इसके साथ में कर्क राशि वालों, इन 4 राशि वालों के जीवन में क्या प्रतिकूल और क्या अनुकूल प्रभाव लेकर आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मेष राशि वालों की बात करेंगे। जैसा कि हम आपको विदित है दोस्तों, राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में के आधिपत्य वाला ग्रह माना जाता है। इसमें बहुत अच्छा खासा सफलता देता है। इसके साथ में ही वर्तमान युग जो है तो देखा जाए तो टोटल आईटी के रिलेटेड है। तो
आईटी पर भी राहु का बहुत अच्छा खासा आधिपत्य देखने को मिलता है। राहु का आईटी पर बहुत ही अच्छा खासा आधिपत्य है, ऐसे में बहुत अच्छा खासा सफलता प्राप्त करते हैं। और जब मेष राशि में उनका जो परिवर्तन होगा तो वह कुंभ राशि में एकादश भाव में जो परिवर्तन, उनके राशि से एकादश भाव में परिवर्तन होगा, तो इस स्थिति में मेष राशि वालों को जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत दिखेगा। ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले बहुत ज्यादा यात्राएं करेंगे, यात्राओं से अच्छा खासा उनको धनार्जन होगा। अभी तक की जितनी भी उनकी सोच थी, जो वो पाना चाहते थे, इस गोचर के अंतर्गत उनको मिलता हुआ दिख रहा है। उनको वह सब प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस स्थिति में उनको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जब राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठेंगे, उनकी जो पंचम दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर होगी। तीसरे भाव में जब उनकी दृष्टि होगी तो वहां पर आपको अपने भाई बहन, अपने परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपको, नहीं तो वहां से आपको रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों उनकी जो सप्तम दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे होगी। पंचम भाव में दृष्टि होने से थोड़ा सा जो आपकी शिक्षा है और इसके बाद जो आपकी संतान है, तो उस पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस स्थिति में आप बहुत ही अच्छा ऑकल्ट का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप ज्योतिष की तरफ से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। और जो उनकी नवम दृष्टि होगी, वह जो दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, तो जिससे आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा खासा धनार्जन करेंगे। आपकी जितनी भी यात्राएं होंगी, उस यात्राओं से आपको अच्छा खासा धनार्जन मिलेगा, अच्छी खासी सफलता मिलेगी। इस यात्रा की वजह से आप अपने परिवार से काफी दूर रहेंगे, जिससे कहीं न कहीं आपको परिवार से मनमुटाव देखने को मिलेगा। तो इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने परिवार का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि परिवार से कोई वाद विवाद ना हो। इस गोचर के अंतर्गत आपको अपनी माता की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पहले इस चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि राहु महाराज जहां भी बैठते हैं, उनकी पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के बीच में जो छठवां भाव आता है, जो छठा आता है, वो दोनों दृष्टि के बीच में छठवां घर हमेशा व्यक्ति को परेशानी पैदा करता है। यदि आपके एकादश भाव में बैठेंगे तो देखा जाए तो राहु महाराज की दृष्टि आपको तीसरे भाव पे रहेगी और पंचम भाव में रहेगी। जो बीच में घर पड़ रहा है वह चतुर्थ हाउस पड़ रहा है। जो चतुर्थ हाउस होता है वो आपके सुख का है, आपके भूमि भवन का, आपके माता का घर है। तो उसमें आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके माता के स्वास्थ्य में, आपके माता के सेहत में, आपके परिवार में, आपके मनमुटाव, ये सब चीजों को संभालना पड़ेगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस गोचर के अंतर्गत आपने जो भी सोचा है, जो भी सपने देखा है, वह पूरे होने के योग है। इसमें आपको इस गोचर के दौरान आपको जो उपाय करना है, हर बुधवार आपको काले तिल किसी भी मंदिर में दान कर देना है। यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अनुकूल है। आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और सारी सफलताएं, सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर जो देखा जाए तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि राहु महाराज आपके राशि से 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु महाराज के आपकी राशि से 10वें स्थान का गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी प्रगति देने वाला होगा। यह गोचर आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक होगा। इसमें आपको जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब राहु आपके दशम भाव में बैठेंगे तो इस स्थिति में आप शॉर्टकट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। जब भी आप व्यापार क्षेत्र में, अपने धनार्जन के क्षेत्र में शॉर्टकट अपनाएंगे तो कहीं न कहीं आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए इस गोचर के अंतर्गत आपको शॉर्टकट से बचना चाहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। देखा जाए तो जब राहु महाराज आपके दशम भाव में बैठेंगे तो उनकी जो पंचम दृष्टि होगी आपके दूसरे भाव पर होगी। तो दूसरे भाव के होने से धनार्जन तो होगा, धन संचय करने में कुछ आपको दिक्कतें होंगी, तो उसको उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ में ही जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी, तो उस स्थिति में आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में सुख की विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके बाद राहु महाराज की दृष्टि, नवम दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर होगी, जहां से आपको देखा जाए तो शत्रु आपसे पराजित होंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कहीं से भी रोक नहीं पाएगा। इस गोचर के अंतर्गत जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे, उस कार्य को तत्काल में पूरा करने की वादा रखेंगे और तत्काल में उस कार्य को पूरा भी करेंगे। बस आपको इसमें विशेष जो ध्यान रखना है कि शॉर्टकट कोई कार्य आपको नहीं करना है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल फल लेकर आने वाला है। और इस गोचर के अंतर्गत आप अगर अपने जीवन में
जो भी कार्य करना चाहेंगे, जो भी कार्य को हाथ में लेंगे, प्रारंभ करेंगे, उस कार्य को तत्परता, जिस तत्परता से कार्य को लेंगे उसी तत्परता से उस कार्य को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। बस विशेष यही ध्यान रखना है आपको, लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट से आपको बचना है। इसमें थोड़ा आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, उनसे रिश्ते को आपको संभाल के रखना, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छा आगे भविष्य में सहयोग देने वाले होते हैं। इसलिए इस गोचर के अंतर्गत आपको उनका विशेष ध्यान रखना है और दूसरा माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इस गोचर के अंतर्गत आप जो भी कार्य लेंगे, जिस भी दिशा में आप करने का प्रयास करेंगे, उस दिशा से आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। इस गोचर के अंतर्गत आपको राहु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अनुकूल फल लेकर आए और आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करें और आपका जीवन मंगलमय होगा। मिथुन राशि का यह जो गोचर है देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में हो रहा है। जब आपकी जन्म कुंडली में राहु का गोचर नवम भाव में होगा तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो आप इस गोचर के दौरान लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं, जिसमें देखा जाए तो धार्मिक यात्राएं भी होंगी, पवित्र नदियों में आप स्नान करेंगे, जो भी धार्मिक यात्राएं होंगी वह लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। वहां से देखा जाए तो आप अपने जीवन में कुछ धार्मिक यात्राओं को लेके अपने जीवन के अंदर जो संशय था उसको दूर करेंगे। धार्मिक मान्यताओं से कुछ अलग परंपरा, कुछ अलग रीति रिवाज परिपाटी मर्यादाओं से अपने जीवन में आप सुचारू रूप से इसको प्रारंभ करेंगे। इसके साथ में ही इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। जब भी कभी कुछ उनको दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सक से आपको परामर्श लेना चाहिए, तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस गोचर के अंतर्गत कहीं न कहीं उनके जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यह गोचर आपके जीवन के लिए देखा जाए तो जो यात्राओं के साथ साथ में अगर आप धन का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, धनार्जन का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, तो यह आपको आगे जाकर कुछ न कुछ समस्याएं दे सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है और इसके साथ में ही आप जो यात्राएं करेंगे उस यात्राओं के अंतर्गत आप अपने एक्सपेंस, अपने खर्चे पर विशेष ध्यान रखें। यह गोचर देखा जाए तो आपके लिए मिलता और जुला हुआ दिख रहा है, मिलता जुलता कुछ परिणाम दे रहा है। इस गोचर को यदि आप अनुकूल करना चाहते हैं तो आपको इस गोचर के दौरान नाग केसर के पौधों लगाना चाहिए। नाग केसर पौधे आप लगाएंगे तो इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जब राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में रहेंगे तो उनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी आपके लग्न पर रहेगी, आपके व्यक्तित्व पे रहेगी, तो उस स्थिति पे आपको अपने व्यक्तित्व को भी संभालना पड़ेगा और व्यक्तित्व के साथ साथ में ही आप अपने आप को जो जैसा आप दिखते हैं वैसा आप कहीं कहीं उससे बदले हुए आप दिखेंगे, आपका व्यवहार बदला हुआ दिखेगा। इसलिए जब राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके व्यक्तित्व भाव पर पड़ेगी तो वह आपको कहीं न कहीं बदल कर रख देगी, जो आपके आने वाले समय के लिए कुछ कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है। इसके बाद जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी तो देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर पड़ेगी, भाई बहन साथ पराक्रम पर पड़ेगी। वह भी वहां से भी आपको अपने भाई बहन से भी रिश्ता संभाल कर रखना है, क्योंकि उनसे अगर मनमुटाव होता है, मतभेद होता है तो वह भी आपके जीवन में कहीं न कहीं समस्या लेकर पैदा होगी। इसके साथ में जो राहु महाराज की आपकी जन्म कुंडली में नवम दृष्टि होगी, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पर उनकी जब नवम दृष्टि पड़ेगी तो उसके अंतर्गत आपको देखना यह पड़ेगा कि आपके संतान की शिक्षा, आपके कुछ अगर आप कुछ ऑकल्ट साइंस या कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इन चीजों के अंतर्गत कुछ न कुछ आपको लाभ देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर उपस्थित है। इस गोचर के अंतर्गत आप अपने आप को बहुत ही धैर्यपूर्वक संभालिए और जीवन में आगे बढ़िए। इस गोचर के अंतर्गत जो आपको उपाय करना है, नाग केसर के पौधों को आप लगाना है, जिससे यह गोचर आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देगा। कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है देखा जाए तो उनके राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल और कुछ मामलों में प्रतिकूल माना जाता है। तो इसलिए इस गोचर के अंतर्गत आपको अपनी परिस्थितियों का बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही धैर्यपूर्वक आकलन करना चाहिए, क्योंकि इस गोचर के अंतर्गत यदि आप अपनी परिस्थितियों का आकलन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा डगमगा सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु का गोचर होता है तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस स्थिति में कहीं न कहीं ऐसी बीमारियां राहु आपको दे सकते हैं जिससे आपको उबरने में बहुत ज्यादा समय लग जाए।
राहु का गोचर अष्टम भाव में होता है तो इस स्थिति में आपको अचानक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन का लाभ हो सकता है। धन का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष हानि भी हो सकती है। इस गोचर के अंतर्गत आपको शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको वहां से हानि हो सकती है। लेकिन हाँ, इस गोचर के अंतर्गत आपको आकस्मिक धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस गोचर के अंतर्गत बहुत ही अच्छा खासा आप आकस्मिक धन प्राप्त कर सकते हैं। इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने धर्म और कर्म से डिगना नहीं चाहिए। धर्म कर्म पे आपको अपना पूर्णतः विश्वास बनाए रखना चाहिए और आप अपने धर्म को सहारा लेते हुए अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का मार्ग पथ प्रशस्त होगा। इस गोचर के अंतर्गत इनके प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए आपको शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो धन आगमन भी आपके जीवन में होगा, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और जो कुछ समस्याएं आने वाली हैं वह कम भाव में, कम हिसाब से वह निपट जाएंगी। तो इस गोचर के अंतर्गत आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।